आज आपने 2016 पेरिस सम्मेलन की बात किया, कॉप का बात किया, तो हर इंटरवल के बाद ये सारे कॉन्फ्रेंसेस सम्मेलन होते रहते हैं। जी लेकिन अगर उसको हम अगर धरातल पर उतारते, ग्राउंड पे 100% ले आते, हमारी कथनी और करनी एक होती, तो आज जो हमें कमरे में कैद होने की नौबत आ गई है, दिल्ली में स्कूली बच्चे घर में बंद हैं, तरह तरह की पाबंदियां लग रही है और पूरे वर्ल्ड में हमारा जो सीन हो रहा है वो अलग है, तो ये नहीं होता। स्मॉग की आप बात कर रहे हैं, इस पे चिंता क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं इसके क्रिएशन में, इसको बनाने में हमारा रोल है। फॉग हम नहीं बना सकते। फॉग एक ऐसी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, ऐसा वायुमंडल का है कि जिसमें कि वाटर के ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें होती हैं, और वो आज से नहीं हो रही है, सदियों से होती आ रही हैं। हम बोल रहे हैं कि हम तो डेवलप्ड हो रहे हैं। जी हम क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं। हमारे पूर्वज बहुत पिछड़े थे, उन्होंने कभी हवा की गुणवत्ता नापने की मशीन नहीं लगवाई, नापने की नौबत नहीं आई। लेकिन क्या हम इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं कि हमारे सांस लेने की चीज जो हमें भगवान, हमें ईश्वर ने फ्री में दिया है, उसको भी हम दूषित कर तो रहे मतलब हैं? अच्छे का आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लॉक। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। वैसे तो हमारा हर एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होता है, नई नई चीज़ें हम लोग बताते हैं और आप लोगों से जानते हैं। इस बार का जो एपिसोड है वो ऐसा एपिसोड है जो कि ना कि पूरे देश का बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े संगठन इसके बीच में आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, इवन पूरे सरकार सकते में इस चीज़ को लेके। और ये टॉपिक है स्मोक। स्मोक से आप, मैं स्मोक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मोक की बात कर रहा हूँ, मैं फोक की बात कर रहा हूँ, मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ। किस तरह से पूरे पर्यावरण को इस स्मोक ने, इस फोग ने जकड़ के रखा हुआ है, किस तरह से पूरे समाज को ये नुकसान पहुंचा रही है, किस तरह से ये पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है, किस तरह से पेड़ पौधे और दूसरे जीव जंतु इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारा मेन मुद्दा है, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ इस बार हैं प्रभु शाही जी, जो कि एक बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और बहुत बहुत स्वागत है प्रभु शाही जी आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी, हम स्मोक की बात कर रहे हैं, हम लोग फोक की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि सरकार भी इसमें पूरे सख्ते में आई है, नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए नए चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, बट इसका रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप देखिए तो हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, इसके 2016 में पेरिस में एक पर्यावरण ट्रीटी हुई थी, जिसमें अलग अलग देशों ने भाग लिया था और एक नॉर्म्स और रूल्स डिसाइड किए थे कि किस तरह से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, किस तरह से डेवलप्ड कंट्री पर्यावरण का ध्यान रखेंगी, किस तरह से डेवलपिंग कंट्री अपने पर्यावरण को सुधारेंगी। बट अब उसके बिल्कुल उलट हो रहा है, चीज़ें ऐसी जा रही हैं कि आप देखिए कि बिल्कुल आपे से बाहर हो रही हैं। आप दिल्ली का बात करेंगे, दिल्ली में जो दिल्ली कहीं आप कह सकते हो बड़े लंबे टाइम से वर्ल्ड वाइड सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में काउंट हो रही है। इसके अलावा हमारे पंजाब के प्रदेशों का नाम भी काफ़ी आ रहा है इस चीज़ को लेके। तो प्रभु जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो एक तरह से प्यार है, आपका एक जुनून है पर्यावरण, और पर्यावरण पर इस तरह से वार हो रहा है इस प्रदूषण का। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक ऐसे मुद्दे पर आपने आज बात शुरू की है जो हमारे सभी के जीवन से, सभी के लाइफ से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि हमारा नारा ये कि हमारा पर्यावरण और हमारा भगवान, और हमारा काम किसके लिए? धरती माता के नाम। वो कहाँ से लाइन आई है? तो आप गुरु नानक जी के गुरबाणी में ही है, पौन गुरु पानी पिता माता धरत मात। उन्होंने 7 शब्दों में सारा कुछ बता दिया। आगे जाएंगे, आप कबीर जी की एक लाइन से मैं शुरू करूंगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन सब करे, दुख काहे को होए। आज आपने 2016 पेरिस सम्मेलन की बात किया, कॉप का बात किया, तो हर इंटरवल के बाद ये सारे कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन होते रहते हैं। जी लेकिन अगर उसको हम अगर धरातल पर उतारते, ग्राउंड पे 100% ले आते, हमारी कथनी और करनी एक होती, तो आज जो हमें कमरे में कैद होने की नौबत आ गई है, दिल्ली में स्कूली बच्चे घर में बंद हैं, तरह तरह की पाबंदियां लग रही है और पूरे वर्ल्ड में हमारा जो सीन हो रहा है वो अलग है, तो ये नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आज वही समस्या आ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली नहीं, जो देश का सबसे खूबसूरत शहर है चंडीगढ़, जहां हम लोग बैठे हैं, इसकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। प्रभु जी, आप देखिए सारी सरकार, सारा तंत्र पूरे सख्ते में आ चुका है। सरकार ने
बहुत बड़े कैंपेन चलाए इस बार, बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट कैंपेन हुए, बड़े संगठनों के साथ मिलके काम हुआ, बट उसका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है अभी। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये लोगों की नासमझी है या पर्यावरण का ही इसमें दोष है या फिर कहीं और रीज़न है इसको लेके? आपको मैं बताऊं, आजकल बहुत सारे टर्म्स जनरलाइज हो चुके हैं, लोगों के जबान पे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अलग जी, अलग डिपार्टमेंट भी बने हैं सरकारी। जी, आपने बिल्कुल जी, सही बोला, पता नहीं जी, एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा जाता है। जी, हम भी अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, हमारी जी, फाउंडेशन भी काम करती है। जी, लेकिन मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिविजुअल से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन के चीज़ों में हमें चेंज करनी पड़ेगी। जी, एक कॉन्फ्रेंस में जाके हम बोल देंगे और फिर हम बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हमारे काम ऐसे होंगे जो सारे उल्टे पुल्टे होंगे, तो उससे समाज और इन्वायरमेंट नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम बात तो कर देते हैं, लेकिन क्या हम कार्बन एमिशन की जो बात है उस पर हम 100% खड़े उतर रहे हैं? क्या हम जो चीज़ें हमें यूज करनी है उस पर हम कर रहे हैं? जी, एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कितने स्कूलों, आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। जी, मैं बाहर का नहीं, चंडीगढ़ एक सिटी का बात करता हूँ। आप किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल के पास जा जी, करके देखिए और जी, ट्रैफिक देखिए, वहाँ गाड़ियाँ कैसे खड़ी होती है। जी, क्या वो बच्चे स्कूल के बस में नहीं जा सकते? पहले भी जी, जाते थे। जी, तो हमें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जी, और जो हमारे काम करने के तरीके हैं उसको इको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। जी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली हों। अगर हम किसी कंपनी में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहले हम सोचें कि हमारे इन्वायरमेंट को एक क्या नुकसान और फायदा देगा। प्रभु जी, यहाँ एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दो वर्ड्स बड़े यूज़ हो रहे हैं, स्मोक और फोग। तो क्या इनमें अंतर क्या है? स्मोक मतलब जहाँ तक समझ आता है, स्मोक में या भी डस्ट होता है, आप उसे अच्छे से देख नहीं पाते, विजिबिलिटी कम हो जाती है, फोग का भी कुछ इस तरह से ही रहता है। तो ये स्मोक और फोग में अंतर क्या है? बहुत आपने अच्छी बात पूछी है, और मैं बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के आजकल वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आम आदमी के भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि जो स्मोक की आप बात कर रहे हैं, इस पे चिंता क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं इसके क्रिएशन में, इसको बनाने में हमारा रोल है। फॉग हम नहीं बना सकते। फॉग एक ऐसी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, ऐसा वायुमंडल का है कि जिसमें कि वाटर के ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें होती हैं, और वो आज से नहीं हो रही है, सदियों से होती आ रही हैं। लेकिन जो स्मॉग जो टर्म आया है, या 19वीं सदी में आया है। 1905 में पहले एक साइंटिस्ट ने इसको परिभाषित किया कि भाई इसमें स्मोक और फॉग, जब दो चीजें मिल गई, फॉग तो अलग है ही, फॉग में भी मेरी विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन वो पानी की जो बूंदें हट जाती हैं, फिर वो आपके हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है। लेकिन जो ये स्मॉग है उसमें क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसको हम PM 2.5, PM 10 बोलते हैं, जिसको हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन हमारे किस किस पार्ट्स को, किस किस अंग को डैमेज कर रहे हैं हमें भी नहीं पता। तो ये दोनों में फ़र्क है कि ये स्मोक के क्रिएशन में हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क, हमारा व्हीकल, हमारी पराली, इन सारी चीज़ों का योगदान है। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो जैसा आपने देखा है, भगवान न करे, कोविड में जिस तरह का लॉकडाउन आया था, उस तरह की सिनारियो, उस तरह की सीन दिख रहा है आगे। सर, मैं थोड़े से और वर्ड आपसे समझना चाहूँगा, जैसे कि स्मोक का आपने एक्सप्लेन किया, आपने फोक का बताया। एक और बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, AQI लेवल। ये लेवल होता क्या है? मतलब कहीं इसमें इसमें अलग अलग लेवल बताए जाते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बट ये है क्या चीज़? बहुत अच्छा टर्म आपने पूछा, ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गया कुछ जी, सालों से, और अलग अलग इसकी मशीनें भी लगी हैं, चंडीगढ़ में भी 2-3 जगह लगी हैं। जी, जी। तो उसमें क्या है कि इसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें हम ऑलराइट। हवा की शुद्धता को, हवा की गुणवत्ता को हम मेजर करते हैं, मापते हैं। तो इसको मापने का कोई यंत्र होता जी है जी, क्या? वो अलग अलग टावर्स लगे हैं, केबिन्स लगे हैं, उसमें से हवा ले करके और अलग अलग वो माध्यम से गुजर करके, और फिर उसका मेजर करते हैं कि उसमें जो मैंने पार्टिकल्स का भी नाम लिया था, PM 2.5, पीएम जी, 10, उनकी कैलकुलेशंस होती है, और उस पर AQI लेवल निर्धारित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम बोल रहे हैं कि हम तो डेवलप्ड हो रहे हैं। जी। हम क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। हमारे पूर्वज बहुत पिछड़े थे, उन्होंने कभी हवा की गुणवत्ता नापने की मशीन नहीं लगवाई, नापने की नौबत नहीं आई। लेकिन क्या हम इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं कि हमारे सांस लेने की चीज जो हमें भगवान, हमें ईश्वर ने फ्री में दिया है, उसको भी हम दूषित कर तो रहे मतलब हैं? AQI लेवल आप बताना चाह रहे हैं कि एक तरह का यंत्र है जिससे हम लोग ये इसको मेजरमेंट मापते हैं और हवा की शुद्धता के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सरकार या फिर दूसरी जो
संगठन है इसके बारे में पता चलाते हैं कि हवा की शुद्धता का स्तर क्या है। जी, जी। आपको पता है कि देश में जो इन्वायरमेंट है या पॉल्यूशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स काम करता है, सेंटर से लेकर हर स्टेट में। तो उनकी ये ड्यूटी है, उसके ऊपर एक एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो बहुत बड़े मतलब एक सुप्रीम कोर्ट की तरह इन्वायरमेंट के लिए काम करती है। तो सीपीसीसी का ये काम है कि अलग-अलग जगहों पे वो लगाए मतलब मशीनों को। और जो आप एक्यूआई की बात किया, तो एक्यूआई उसका इंडेक्स है, मेजरमेंट है। मशीन तो कुछ और है, उसमें बहुत सारी इंस्टॉलेशंस है और केबिन बना है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट EQI जो है उसका इंडिकेटर है, एयर क्वालिटी इंडिकेटर, कि हमारी हवा कितनी शुद्ध है, और उसकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे उन्होंने 50 के नीचे तक को बहुत अच्छा लिया है, 50 से फिर 100 तक को भी मतलब वो ठीक कैटेगरी में है, चल सकता है। लेकिन जैसे ही 200 के ऊपर हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो पुअर कैटेगरी में आती है, और 300, 400, 500 तो बेहद खतरनाक है। जैसे दिल्ली के हालात है, बीच में चंडीगढ़ का भी एक दिन एक्यूआई लेवल काफ़ी ऊपर गया था, जो बहुत ही खतरनाक था। तो उसमें हमें अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब आप बोल रहे हो कि इसके एक सेट मेजरमेंट सरकार ने रखा हुआ है कि किस लेवल की हवा शुद्ध होगी और कहाँ पे हमें शुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि अब पिछले आप देखिए कई साल जैसे जैसे बीतते गए और हमने ये चीज़ें देखी कि जो हवा का स्तर है दिन दिन पर दिन साल भर साल घटता ही जा रहा है। शुद्धता में बहुत कमी आ रही है, लोगों को अलग अलग हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये इसका मेन रीज़न क्या है? मतलब ये हर साल जो AQI लेवल है इतना बढ़ क्यों जाता है? मतलब फोग और स्मोक, अगर एक आदमी की भाषा में आपसे सवाल पूछूं, फोग और स्मोग या फिर सिर्फ स्मोग का लेवल हर साल इतना बड़े पैमाने पे क्यों बढ़ रहा है सर? यह जो 2 महीने का पीरियड, 2-3 महीने का है, अक्टूबर के बाद से नवंबर दिसंबर, जो ठंडियों का, तो इसमें हमारा कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी फर्क है। वो तो है ही कि हमारे दबाव, और उसमें क्या है कि हमारी हवा जो है नमी आ जाती है, उसमें उसमें वेट हो जाता है। लेकिन उसको वेट और कौन बढ़ाता है, जितने हम काम कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ें, अगर उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम पराली जलती है इस सीजन में, तो उसमें पराली जलने के साथ उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण निकलते हैं, वो हवा को और भारी करते हैं। और वो क्या होता है कि किसी एरिया के ऊपर, किसी क्षेत्र के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह बन जाते हैं। वो कैसे खत्म होंगे? या तो कोई तेज बारिश हो, या फिर जो एयर का फ्लो तेज हो। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि हवा की बहने की पैटर्न ऐसी होती है कि वो बहुत स्लो है, वो जल्दी मूव होकर के उस एरिया से क्लियर नहीं हो रही, इसलिए ज़मीन के ऊपर वो आपको बनती है मतलब स्मोक टाइप की, जो कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के पार्टिकल्स हैं जो डैमेज कर रहे हैं जाके आपके बॉडी के ऑर्गन्स को। सर जैसे अब आप देखिए बहुत सारे संगठन, जैसे हमने बात किया, या सरकार बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन चला रही है, और इवन आप देखेंगे कि किसी भी रेडियो FM या टीवी पे अब आसानी से, या फिर किसी भी अखबार में अब आसानी से इश्तिहार दे सकते हैं। इसमें सरकारें या संगठन अपील करते हैं कि किसी तरह से स्मोक को कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें की जाए। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के सरकार को कदम उठाने चाहिए, या फिर जो सोसाइटी जिनकी जिम्मेवारी है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें क्या क्या और बेहतर कदम उठाने चाहिए? जो कदम अभी तक उठ रहे हैं उनके अलावा और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए जिससे कि स्मोक को कंट्रोल किया जा सके आज के टाइम? देखिए, आपको जो मैं बताऊं, सरकार या समाज के साथ साथ हर इंडिविजुअल, अगर हमारे घर में 4 फैमिली मेंबर हैं, तो इवन हम चारों मेंबर्स की जिम्मेदारी कि हम इस पे फोकस करें, क्योंकि हम सांस सारे लेते हैं। और सरकार को तो पूरे पॉलिटिकल व्हील के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि हम आरोप लगा रहे हैं जी उसको, दूसरा लगा रहा है तीसरे को, इससे काम नहीं चलेगा। और हमें 365 डेज इस पे वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब हमें पता है कि नवंबर और दिसंबर में हमारे EQI लेवल अप जाते हैं, उस टाइम हम थोड़े दिन जग गए, नहीं। हमें बाकी 12 महीने भी इसके, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि इसके लिए क्या क्या ऐड ऑन करना होगा। इसके लिए हमें CNG व्हीकल लाने होंगे, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाने होंगे, हमें जो मतलब हमारी मूवमेंट है उसको हम मतलब पर्सनल के जगह कलेक्टिवली करें, जहां हम जा सकते हैं एक साथ वहां एक साथ जाएं। हमारे जो काम करने के कुछ तरीके हैं जिसमें हमारे डस्ट पार्टिकल, इस तरह की चीज़ें एटमॉस्फेयर में नहीं जाए। जो डेंजरस चीज़ें जलने के बाद निकलती हैं उसकी बर्निंग पे रिस्ट्रिक्शन हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग, जिसको अब हिंदी में बोलते हैं धूम्रपान।
धूम्रपान का बहुत बड़ा रोल है और हमारी इतनी जनसंख्या है और सोचिए कितना बड़ा धूम्रपान हो रहा है। आप देखते हैं बहुत जगह लिखा होता है धूम्रपान निषेध, ऐसे नहीं लिखा गया, सिगरेट के डब्बी पे भी लिखा होता है, लेकिन हम फिर भी पीते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपने रूटीन में रोकना पड़ेगा। बल्कि सर मैं एक अखबार में आर्टिकल भी पढ़ रहा, उसमें उसमें बताया गया है कि दिल्ली का जो पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि वो लगभग इस तरह से है कि हर आदमी एक दिन में 40 सिगरेट सिगरेट फूकने से जो नुकसान होता है आदमी का, वो आज के पर्यावरण दिल्ली का बना हुआ है। बिल्कुल आपने सही बात बोला। तो अब इस तरह के हालात आप खुद सोचिए कि इस कमरे में अगर 40 सिगरेट पी के उसका धुआं छोड़ा जाए तो यहाँ क्या हालात होगा। और हम उस तरह के धुएं में, जो कि हमें प्रकृति ने, हमें नेचर ने इतना साफ सुथरा हवा दिया, लेकिन उसको प्रकृति ने नहीं बिगाड़ा है। किसने बिगाड़ा है? हम सब ने बिगाड़ा है। तो हमें अपने काम करने के तरीके पे, अपने चलने के तरीके पे, अपने उठने के तरीके पे बिल्कुल पर्यावरण के प्रभु साथ जी, जैसे सोचना आप तो पड़ेगा। बहुत जुनूनी रहे हैं, आप पर्यावरण से बहुत जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी हम कहानी सुन रहे थे पिछले एपिसोड में कि किस तरह से किन संघर्षों में आपने पर्यावरण का कभी साथ नहीं छोड़ा और आगे से आगे बढ़ते गए। कहीं ना कहीं आपको दुख होता है इन सारी चीज़ों को देख के, उन्हीं पेड़ पौधों को जिन्हें शायद जो आपका परिवार है, जो आपकी ज़िंदगी है, उनका इतने बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है और उन पे और वो प्रदूषण को कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है आपको इन सारी। बहुत दुख होता है। इस पे पौधों के लिए मैं एक लाइन भी बोलता हूँ, आपको दोहरा देता हूँ कि जीवन के आधार वृक्ष हैं और धरती के श्रृंगार वृक्ष हैं। और जिस आप वायु की बात कर रहे हैं, प्राण वायु दे रहे सभी को, ऐसे परम उदार वृक्ष हैं। तो इन वृक्षों के बिना, इसीलिए मैं पेड़ के पीछे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि अगर पेड़ हैं तो सब कुछ है। ये जो स्मोक की भी समस्या आ रही है, कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के आउटर साइड में, जहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। तो जो चीज़ें आ रही है वही तो आगे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में घुल रहा है, मिल रहा है, मिश्रित हो रहा है, उसी का नतीजा है। तो हमें बहुत दुख होता है और उसके लिए हम लगे भी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, बट किसी एक के प्रयास से नहीं। हम जागरूकता तो फैलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखते हो गुरु नानक जी की बाणी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कब लोगों को दिल में उतरता है। या हम शांति मन तो बोलते हैं, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, लेकिन वो कब हमारे दिल में उतरता है, उसके लिए हम और आप सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रभु जी, अब देखिए, आप हम किसी भी शहर के किसी बड़े या छोटे हॉस्पिटल को देखते हैं तो आप देखिए पूरे बेड आपको मिलना बहुत मुश्किल है। और देखिए इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जाता है स्मोक का। जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है वो बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या लोगों को इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो रहे हैं, लोगों के गले खराब हो रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबा, मतलब ये वायरस भी इतना स्ट्रांग है कि ये लंबा चलता है। तो क्या लगता है जो स्मोक है, किस तरह के हेल्थ इश्यूज लोगों में हो रहे हैं स्मोक की वजह से? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा है कि इसके तो बहुत ही बैड इफ़ेक्ट्स हैं। वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट तो डिटीरिएट हुआ है, जिसका इफ़ेक्ट तो है ही, बट ये जो स्मोक वाला पीरियड है, इसमें तो सरकारी अस्पताल आप ले लें, प्राइवेट अस्पताल ले लें, हर जगह भीड़ है। उसमें अस्थमा से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, और एलर्जीज के प्रॉब्लम से लेके, स्किन, मतलब मैं प्रॉब्लम्स गिनाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। और उसमें स्पेशली आप सोचिए कोई वोमेन प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके साथ कैसा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, इवन जो बच्चे अभी हॉस्पिटलाइज हैं जन्म के बाद, उनके साथ भी, मतलब इस तरह के हवा में वो बाहर जाएंगे, कैसे सांस लेंगे। तो बहुत सोचना पड़ रहा है। जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इवन जवानों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है इतनी सारी पाबंदियों के बाद। तो आप खुद सोचिए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सर, ऐसे लग रहा है कि पूरे देश में एक आपातकालीन स्थिति आ गई है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ऑफिस को बंद किया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना की याद नहीं दिला रहा आपको? बिल्कुल, वही तो मैं बार बार बोलता हूं कि कोरोना से भी हमने नहीं सीखा। इतनी बड़ी त्रासदी आई, भगवान न करें कि फिर वो कभी आए, लेकिन हमें उससे सीखना था। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर हम उसको भूल के उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं और अपने रास्ते को सही मार्ग पे लेकर के नहीं चल रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का हालात बन रहा है। जो दिल्ली का सिचुएशन है, ग्रेफ 4 जो वहाँ लगा है, उसमें इतनी आपको पाबंदियां लग रही है कि वो 50% 60% कोरोना की पाबंदियों की तरह है। बिल्कुल सही बात आपने बोला। नहीं, बिल्कुल सर, इसमें आप देखिए पूरा जो पूरा आप मानिए कि पूरा जो विश्व है, और विश्व में अगर हम देखें पूरे हमारा इंडिया, इंडिया पूरा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है, किसी अच्छे काम की वजह से नहीं, किसी ऐसे इफेक्ट की वजह से जो कि हाईलाइट हो रहा है। आप देखिए हमारे शायद पूरे विश्व में हमारे शहर, हमारे देश के 2-3 शहर हैं
जो कि हाईलाइट हो रहे हैं टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ में, वो आते ही आते हैं। अ, चंडीगढ़ जैसे कि कहा जाता था कि हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, पर्यावरण का बहुत ध्यान रखा जाता है। आज उसकी भी गिनती कहीं न कहीं पोल्यूटेड सिटीज़ में हो रही हैं। आप देखिए चंडीगढ़ से सटे हुए जो शहर हैं, जो उससे जुड़ी हुई लोकेशंस हैं, लगातार वहाँ पे वाहनों की संख्या होती है, लोगों को घंटे जैम में फँसना पड़ता है। तो आपको लगता है कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न है स्मोक के लिए? और अगर ये है तो किस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? ये तो बहुत बड़ी बात है कि व्हीकुलर मूवमेंट जो है, गाड़ियों की बढ़ती संख्या चंडीगढ़ पे बहुत ही भारी दबाव इसके पर्यावरण पे डाल रही है। और अभी तो स्मोक की समस्या वैसे भी आजकल बाकी दिनों में भी यहाँ की जो पहले जैसी एयर की क्वालिटी नहीं रह रही, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में भी चली गई थी। तो इसके लिए क्या है कि हम जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब तक अच्छे ढंग से नहीं चलाएंगे, या जैसे यहाँ 2013 में मेट्रो की बात आई थी, कहीं न कहीं बीच राजनीतिक दबावों के कारण या राजनीतिक के गलतफ़हमियों के कारण आज तक उस पे कुछ काम नहीं हुआ। फिर अभी बीच में आया था कि चंडीगढ़ और उसके पेरीफेरी में मेट्रो का कुछ काम होगा, लेकिन कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। तो जी। इस तरह की चीज़ों के जब तक हम नहीं देखेंगे, हर कोई अपने घर से अगर 4 मेंबर हैं, 4 गाड़ियाँ हम लेकर के निकलेंगे, जी। तो ये स्मॉग की समस्या मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें हम बहुत सफलता पाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। सर अब आप देखिए कि हम लोग सरकारों को दोष देते हैं, हम लोग संगठनों को दोष देते हैं, हम लोग एजेंसी को दोष देते हैं कि ये स्मोक रुक नहीं रहा है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको लगता है कि किसी आम इंसान की, या हम जैसे कि हम वी आर ए कॉमन पीपल, हमारी भी कोई एक ज़िम्मेदारी बनती है और हम भी इसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं कि स्मोक को रोक सकते हैं? बिल्कुल, इसमें तो आपको जन भागीदारी, पहले ही मैंने बताया कि एक-एक आदमी की हिस्सेदारी डालनी पड़ेगी, तब जाके समस्या दूर होगी। नहीं तो जैसे आजकल चला है ना कि मुफ़्त बिजली, मुफ़्त पानी, अगर वैसे हम च पड़ गए चक्कर में, तो मुफ़्त पॉल्यूशन भी हमें मिलेगा, मुफ़्त में प्रदूषण मिलेगा और मिल रहा है। तो हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी करें, और जब हम अपने घर से उसकी शुरुआत करेंगे, हम अपने कूड़े को बाहर नहीं डालेंगे, हम अपने बाहर वाले कूड़े को आग नहीं लगाएँगे, हम अपने घर से अगर 4 मेंबर हैं, ट्राई करेंगे कि हम एक साथ निकलें, तो इस तरह की चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारे पास क्षमता है, हम सोलर लगाएँगे, तो इस तरह की चीज़ों का हम अगर स्मोकिंग को जितना हो सके कम करें, नहीं करें, क्या मिलता है स्मोकिंग से? लेकिन जब हम अपने हैबिट्स में इस तरह की चीज़ों को लाएँगे, तो फिर बड़ी-बड़ी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर, जो कि आपकी फाउंडेशन है जिसके कि बहुत नाम है, पर्यावरण संबंधी गतिविधियों में बहुत बढ़-चढ़ के भाग लेती है। तो आपकी फाउंडेशन भी कुछ इस स्मोक को रोकने के लिए कदम उठा रही है, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं जिससे कि जागरूक किया जा सके और स्मोक को कहीं न कहीं कंट्रोल किया जा सके? मैं आपको बताऊँ तो हमारा जो फाउंडेशन जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण है, वह पर्यावरण को तो सबसे पहले समर्पित है। हमारा नारा ये कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान। तो हम अपने भगवान को दूषित क्यों होने देंगे? क्योंकि वो सबका कल्याण करते हैं। तो उसमें क्या है कि हमने बड़े-बड़े कार्यक्रम ट्राई सिटी के अंदर किया है, और यहाँ के कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा जिसके पास हमारे पत्र नहीं गए हों। इवन हम मिनिस्ट्री तक हम लोगों ने पत्र लिखा। हम यहाँ पे पर्यावरण संसद का आयोजन किए पंजाब विश्वविद्यालय में, और आज जो चीज़ हो रही है पराली को लेकर के, आज जो हो रही है स्मोक को लेके, इस सारे प्रश्नों को हम लोगों ने वहाँ लिखा, और समाधान के साथ। हमारे फाउंडेशन के काम करने का एक तरीका है कि हम केवल क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, साथ में उसके आंसर को भी पुट करते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी देते हैं। अभी हमने पर्यावरण मंथन का कार्यक्रम किया था एमसीएम डीएवी 36, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, और वहाँ पर हुआ जी, उसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी सहभागी था। और आप जानकर खुश होंगे कि बहुत सारी तेल कंपनियाँ अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। उनका एक प्रोडक्ट्स की मैं चर्चा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा ग्रीन जो डीज़ल का प्रोडक्ट है, उसको हमारे जो ट्री एम्बुलेंस पे उन्होंने उसका एक एडवर्टाइज़मेंट भी लगाया है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे इंजन की बात अभी चल रही थी, जो नए वर्ज़न आ रहे हैं, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और प्रशासन को, शासन को, हर किसी को जगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अकेले बस का नहीं है कि एक कोई फाउंडेशन कर देगा, एक कोई एनजीओ कर देगा, एक कोई डिपार्टमेंट कर देगा। इसके लिए हमें सबको मिल करके, जो बोलते हैं ना, इंक्लूसिव, समावेशी कार्य करना पड़ेगा, और वसुधैव कुटुंबकम के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि ये हवा अगर चंडीगढ़ से आ रही है तो मोहाली जा रही है, मोहाली से आ रही है, केवल ये नहीं सोचेगा कि मोहाली वाला उस हवा को रोक लेगा और चंडीगढ़ रोक लेगा। तो हमें एक रीजन को लेकर के एक साथ काम करना पड़ेगा, फिर देश को लेकर के काम करना पड़ेगा, और फिर वर्ल्ड को लेकर। इसीलिए आपने बहुत पहले 2016 की बात की थी। तो ये बड़े-बड़े आयोजन इसीलिए होते हैं कि वर्ल्ड के स्तर पे, विश्व के स्तर पे हम इस समस्या से समाधान पा सकें।
प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। अंत में कोई ऐसी अपील जो आप करना चाहेंगे सरकार से, संगठनों से या फिर एक आम इंसान से कि स्मोक को, इस अभिशाप को हम किसी ना किसी तरह से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें और अपने देश को पहले की तरह स्वच्छ और एक रहने लायक जगह बनाएं? देखिए, मैं इतना ही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो भी पॉलिटिकल लोग बड़े-बड़े ओहदे पे बैठे हैं और साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं, जो बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, वो अपना विल पावर दिखाएँ। केवल एडवर्टाइज़मेंट के चक्कर में, केवल प्रचार के चक्कर में ना जाएँ और बड़ी-बड़ी जो संस्थाएँ भी उसमें आगे आएँ और हम अपने छोटे-छोटे प्रयासों से, मैं जब एनवायरनमेंट की बात करता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा चमत्कार एक दिन में नहीं होगा। आप सोचें कि आज हमने कोई बटन दबाया, स्मोक खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, उसके लिए अगर बारिश कुदरत ने कर दी तो हो सकता है, लेकिन हमारे छोटे-छोटे प्रयास ही, हम अपने गाड़ियों को ध्यान से देखें, हम अपने गाड़ी में अच्छी फ्यूल क्वालिटी डालें, हम स्मोकिंग ना करें, हम पेड़-पौधे लगाते हैं उसको बचाएँ, पेड़ को देख-रेख करें, ते क्योंकि पेड़ से बड़ा कोई प्यूरीफायर नहीं है। आज हम घरों में प्यूरीफायर रखते हैं, लेकिन जो हमारे पेड़ हैं वो नेचुरल प्यूरीफायर हैं। तो इन सारे चीज़ों के प्रति हमको लगाव बनाना पड़ेगा, उनके प्रति जुड़ाव रखना पड़ेगा और सच्चे मन से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बार-बार मैं बोल रहा हूँ, हमें धार्मिक ग्रंथों से लेके गुरबाणी तक यही बताया गया है कि यही हमारे पिता हैं, यही हमारे ईश्वर हैं। तो हमें इस पर्यावरण के लिए तो काम दिल से करना पड़ेगा, केवल दिखावा से काम नहीं चलने वाला। यही मेरी अपील है कि अगर आप सही में अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, अपने इस प्राण वायु को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आइए सच्चे मन से इस एनवायरनमेंट के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति समर्पित होकर अपने घर से, अपने परिवार से इसकी सच्ची सेवा शुरू करें और देखिए कभी भी ये स्मोग और पराली की समस्याएं सारी दूर हो जाएगी। आज हम किसान को दोष लगाते हैं, किसान के साथ-साथ उसमें सरकार को भी भागीदार बनना है और मैं किसानों से भी अपील करूँगा कि थोड़ी बहुत आपको परेशानी होती है, थोड़ा नुकसान भी होता है, तो इस पर्यावरण भगवान के लिए, इस प्रकृति के लिए आप भी उसका थोड़ा त्याग करें और आगे आएँ और इस समस्या का समाधान देने में सहयोग करें। यही मेरी अपील होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार साझा किए हमारे साथ। और ऑडियंस, आपने देखा कि प्रभु जी ने किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, किस तरह से बताया कि स्मोक होता क्या है, क्या चीज़ें हैं। हमें भी प्रभु जी की तरह अपने इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए और इस अभिशाप ही कहूँगा मैं स्मोक को, इसे दूर करने के लिए। तो आइए हम लोग प्रण लेते हैं कि स्मोक को जल्दी से जल्दी इस सोसाइटी से बाहर करें, इस पर्यावरण से बाहर करें, ताकि हम खुल के आज़ादी से एक स्वस्थ सांस ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हूँ रजनीश और आप सुन रहे थे चैट एंड लॉक। थैंक यू सो मच।